नमस्कार बच्चों, मैं प्रतीक रस्तोगी स्वागत करता हूं आप सभी का मदर मेरेकल डिजिटल क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 11th के इकोनॉमिक सब्जेक्ट का चैप्टर 4 जिसका नाम है पॉवर्टी। तो बच्चों, पॉवर्टी यानी कि ये चैप्टर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, पॉवर्टी एज चैलेंजेस। उसी को ब्रीफ में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 4 जिसका नाम है पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी भी बोल सकते हैं, गरीबी क्या है। ठीक है, चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। टॉपिक्स कवर इन दिस चैप्टर इज व्हाट इज पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या होती है, किसे कहते हैं पॉवर्टी, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कितने टाइप की पॉवर्टी होती है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल, गरीब लोगों के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं उनके अंतर्गत। हाउ टू आइडेंटिफाई पुअर पीपल इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, किस तरीके से हम गरीब लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में पहचान पाते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन क्या है, कैसे निर्धारित की जाती है। एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है। पॉवर्टी लाइन इन प्री इंडिपेंडेंस, पॉवर्टी लाइन प्री इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता से पहले भारत में पॉवर्टी लाइन क्या थी। पॉवर्टी लाइन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, और स्वतंत्रता के भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत के पॉवर्टी लाइन की क्या स्थिति थी, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के क्या क्या कारण थे उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। मेजर ऑफ रिमूविंग पॉवर्टी, किस तरीके से हम पॉवर्टी को रिमूव करेंगे, क्या क्या मेजर्स हैं उसके। ठीक है, गवर्नमेंट अप्रोचेस टू रिमूव पॉवर्टी, गवर्नमेंट ने क्या क्या अप्रोच करे जिससे कि वो गरीबी को मिटा सके। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी को हटाने के लिए जो प्रोग्राम चलाए गए उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एवेल्युएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, एलिवेशन प्रोग्राम, तो यहाँ पे बोला गया है कि हम जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हुए थे उनका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। ये सारी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पॉवर्टी एंड इट्स टाइप, पॉवर्टी क्या है और पॉवर्टी के टाइप क्या क्या हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं पॉवर्टी के बारे में। व्हाट इज पॉवर्टी, इट इज इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ लाइक फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। तो बेटा, जो यहाँ पर सिंपल सी बात बोली गई है कि जो इंसान अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है, जो डेली लाइफ में उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट और नीड होती है उनको पूरा नहीं कर पाता है, वो सभी पॉवर्टी के अंतर्गत ली जाती है। यदि कोई व्यक्ति अनेबल होता है अपनी बेसिक डेली नीड्स को पूरा करने में, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी, अगर किसी व्यक्ति में अपनी डेली रिक्वायरमेंट की, मिनिमम रिक्वायरमेंट की चीजों को पूरा करने की एबिलिटी नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, पॉवर्टी कहा जाता है ऐसी स्थिति को। ठीक है, समझ में आया। जिन लोगों के पास फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी नहीं होती उनको किसके अंतर्गत लिया जाता है, पॉवर्टी के अंतर्गत, गरीबी के अंतर्गत लिया जाता है। एक इंसान जो अपनी डेली रिक्वायरमेंट की चीजों को पूरा नहीं कर पाता है उसे पॉवर्टी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम बात रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी किसे कहते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल इन डिफरेंट रीजन, डिफरेंट नेशंस। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जब हम यहाँ पे पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब यहाँ पे रखा गया है कि गरीबी के वो लोग जो जिनका कंपैरिजन दूसरे देशों के लोगों और क्षेत्रों से किया जाता है, दूसरे देशों के या दूसरे क्षेत्रों के लोगों से जब कंपैरिजन करा जाता है तो ऐसी पॉवर्टी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी। जैसे कि किसी देश की पॉवर्टी का, किसी क्षेत्र की पॉवर्टी की जो लोग हैं उनका कंपैरिजन किसी दूसरे देश के या दूसरे क्षेत्र के लोगों से किया जाता है या गरीबी से किया जाता है उनकी, तो ऐसी गरीबी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो पॉवर्टी है जिसके अंतर्गत टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, उनको
एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोला जाता है। समझ में आया बच्चों? यानी कि टोटल पॉपुलेशन में से जितने टोटल नंबर ऑफ पीपल क्या होंगे, पॉवर्टी लाइन के नीचे होंगे, उन्हें क्या बोला गया, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव क्या थी, जब एक देश के लोगों को या एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे क्षेत्र के लोगों, गरीब लोगों से कंपेयर करा जाए। एक क्षेत्र के गरीब लोगों को दूसरे क्षेत्र के गरीब क्षेत्र, इसको दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल सा। एक क्षेत्र के गरीब लोगों का कंपैरिजन दूसरे क्षेत्र के गरीब लोगों से किया जाता है, तो ऐसी क्षेत्र में ऐसी पॉवर्टी को बोला जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट है अब आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी, भी समझ में आ गया होगा। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर्ड ऑन टू बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द टू क्राइटेरिया। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है दो क्राइटेरिया पे मेजर करी जाती है। पहली है मिनिमम कैलोरी कंजप्शन क्राइटेरिया, यानी कि एक इंसान की मिनिमम कंजप्शन क्राइटेरिया जो रखा गया उसके आधार पे पहले करा जाता है। और दूसरा है मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया, यानी कि जो एक मिनिमम उपभोग, यानी यहाँ पे बोला है मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया, यानी कि इसमें साफ बोला गया है कि लोगों के उनके उपभोग तथा उनके खर्चों के आधार पर क्या करा गया है, क्राइटेरिया करा गया है। समझ में आया? उन्हें बांटा गया है। तो पहला एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कैसे मेजर करते हैं, मिनिमम कैलोरी कंजप्शन से। दूसरा है मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया से, यानी कि एक इंसान के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए बयान लेते हैं मिनिमम कैलोरी कंजप्शन क्या है। पीपल हु आर नॉट गेटिंग 2400 कैलोरी पर पर्सन पर अ डे इन अ रूरल एरिया एंड 2100 कैलोरी इन अर्बन एरिया इज कंसिडर्ड टू बी लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो गांव में 2400 कैलोरी प्रतिदिन नहीं ले पा रहा है या उसे 2400 कैलोरी प्रतिदिन नहीं मिल पा रही है, ठीक है, वो व्यक्ति किसके अंतर्गत आ जाता है, पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी अगर प्रतिदिन कोई व्यक्ति नहीं ले पा रहा है तो उसे कहां लिया गया है, शहरी क्षेत्रों में बिलो पॉवर्टी लाइन लिया गया है। समझ में आ गया बच्चों? आ गया होगा आई थिंक। 2400 कैलोरी गांव के लिए पर प्रतिदिन की पर पर्सन, इसी तरीके से शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे के हिसाब से यहाँ पर मिनिमम कैलोरी कंजप्शन का क्राइटेरिया सेट किया गया है। जो लोग इन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पाते या इतनी कैलोरी नहीं ले पाते उन्हें बिलो पॉवर्टी लाइन में रखा जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट है आपका मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया। Minimum consumption expenditure criteria. The new poverty line thus translate to a monthly per capita consumption expenditure of 972 in rural area and rupees 1407 is in urban area in 2011 and 12, or 32 rupees in rural area and 47 in urban area on per capita daily basis। तो यहाँ पे देखो साफ साफ बोला गया, क्या बोला, जो नई पॉवर्टी लाइन का जो क्राइटेरिया सेट करा गया मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया के अंतर्गत, क्या बोला गया, यहां पे साफ साफ बोला गया कि एक व्यक्ति का एक महीने का पर कैपिटा इनकम कितना है, 972 रुपए ग्रामीण क्षेत्रों से कम है। यदि 1460 शहरों क्षेत्रों में से कम है उनका क्राइटेरिया तो वो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया? अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कोई व्यक्ति लेस देन एक मंथ में 972 रुपए अपनी कंजप्शन के लिए खर्च कर पाता है तो उसे पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। अगर 672 रुपए नहीं खर्च कर पाएगा तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति 1407 रुपए शहरी क्षेत्रों में अपने मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर को खर्च कर पाता है पर मंथ में तो वो व्यक्ति पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत नहीं आएगा। यदि वो इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाता है तो वो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आया? यानी कि एक इंसान को एक ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम एक महीने में 972 रुपए अपनी कंजप्शन पे खर्च करना है। ठीक उसी तरीके से खर्चे का निर्धारण अपने ऊपर जो है उसका शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपए रखा गया है। ठीक है, दूसरी बात, पर कैपिटा डेली बेसिस जो व्यक्ति 32 रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में कमाता है और
अर्बन क्षेत्रों में 47 रुपीज कमाता है डेली बेसिस पे, उससे नीचे वालों को, सभी व्यक्तियों को किसके अंतर्गत रखा गया है? बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत रखा गया है। समझ में आ गया बच्चों? यदि कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल। क्या क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लोगों के अंतर्गत, जो गरीब लोग होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? हंगर, स्टारवेशन एंड मेल न्यूट्रिशन। सभी जानते हैं, भूख, प्यास और मेल न्यूट्रिशन, यानी कि उनका शरीर कुपोषित होता है। ठीक है। स्टारवेशन एंड हंगर आर द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द पुअरेस्ट हाउस होल्ड। स्टारवेशन और हंगर, भूख और जो आपके भुखमरी है, ये सबसे ज्यादा क्या है, सबसे बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है गरीब वाले घरों में। ठीक है, गरीब घरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? स्टारवेशन और हंगर है। ठीक है, यानी कि भूख और भुखमरी। ठीक है। देन उसके बाद है मेल न्यूट्रिशन इज अलार्मिंगली हाई अमोंग द पुअर। और कुपोषण भी सबसे ज्यादा आजकल गरीबों में देखा जाता है। तो पहला रीजन समझ में आया, पहला पॉइंट है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, पहला लक्षण जो है गरीब लोगों में, कैसे पहचानते हैं उन्हें? हंगर, स्टारवेशन और मेल न्यूट्रिशन। वो ये चीजें, वो मेल न्यूट्रिशन होंगे, स्टारवेशन होंगे या भूखे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुअर हेल्थ। उनकी हेल्थ जो होगी, फिजिकली हेल्थ जो होगी, बहुत सिक होगी, मतलब बहुत ही वीक होगी। दे आर जनरली फिजिकली वीक ड्यू टू द इल हेल्थ, डिसेबिलिटी और सीरियस इलनेस। देयर चिल्ड्रन आर लेस लाइकली टू सर्वाइव टू बी बॉर्न हेल्दी। तो ठीक उसी तरीके से वो, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं होगी, वो बीमार होंगे, अपनी बीमारी के कारण वीक फील करते होंगे, या फिर डिसेबिलिटी के कारण, या कोई भारी बीमारी यानी कि भयंकर बीमारी, भयानक बीमारी से ग्रसित होंगे। ठीक है। और उनके बच्चे ऐसे में सरवाइव करना उनका बहुत मुश्किल हो पाता है। ठीक है। limited economic opportunity, they have very limited economic opportunity due to the lack of literacy and skills, so they face unstable employment, they are not able to negotiate their legal wages from employers and are exploited। सिंपल सी बात है, उनकी इकोनॉमिक्स कंडीशन बहुत ही लिमिटेड होती है, क्योंकि उनकी लिटरेसी लेवल और उनकी जो स्किल पावर होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है। लैक ऑफ लिटरेसी और स्किल के कारण उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन वीक हो जाती है। ठीक है। और यही कारण होता है जिसके कारण उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करना पड़ता है। ठीक है। और उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेबल नहीं हो पाता है। दे आर नॉट एबल टू नेगोशिएट, और यही कारण है, यही सारी चीजें हैं जिसके कारण एम्प्लॉयर्स द्वारा उन्हें एक्सप्लॉइट करा जाता है और वो नेगोशिएट भी नहीं कर सकते अपनी लीगल वेजेस के लिए, क्योंकि वो लैक ऑफ लिटरेसी और लैक ऑफ स्किल्स होते हैं। समझ में आया बच्चों? ऐसे लोग जो अप्रशिक्षित होते हैं, जिन्हें कोई नॉलेज नहीं होती, जिन्हें पढ़ाई लिखाई की कोई नॉलेज नहीं है, जिन्हें कोई भी स्किल, किसी भी प्रकार का कोई स्किल नहीं आता, उनको एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि उनको अपनी वेजेस के लिए वो लड़ नहीं सकते। ठीक है। डेब्ट ट्रैप, they borrow from money lenders and who charge high rate of interest, they push them into chronic indebtedness। तो आप सभी जानते हैं, जितने भी गरीब परिवार होते हैं वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? मनी लेंडर्स, यानी कि जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे क्या कहते हैं? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले लेते हैं, घर चलाने के लिए पैसा ले लेते हैं। ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं? उन्हें जो मनी लेंडर्स होते हैं उन्हें हाई रेट पे इंटरेस्ट पे क्या देते हैं? लोन देते हैं। लोन देने के बाद उन पे दबाव बना के रखते हैं ताकि वो इंटरेस्ट को बराबर पे करते रहें, और इसी तरीके से एक गरीब और गरीब होता चले जाता है और क्रोनिक इंडेप्टनेस में चले जाता है, यानी कि लंबे समय तक, लंबे काल के लिए वो उधारी में चले जाता है। Lack of facility of electricity and water, most poor household do not have electricity, their primary cooking fuel is firewood, cow dung cake, and large section of poor people do not even have access to the safe drinking water। तो आप सभी जानते हैं, जो हमारे यहाँ, हमारे देश में जो बहुत से गरीब हैं, उनके पास, कई लोगों के पास बिजली की फैसिलिटी नहीं है, ना ही उनके पास खाना बनाने के लिए प्रॉपर कुकिंग फ्यूल है, ना ही वो अपने खाने के लिए लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं, या काऊ डंक, आपने देखा होगा गोबर के उपलों पे वो खाना बनाते हैं।
ठीक है, तो ऐसे लोग गरीबी रेखा के नीचे रखे जाते हैं। और दूसरी चीज आपने देखा होगा, लार्ज सेक्शन ऑफ पुअर पीपल डू नॉट इवन हैव अ ड्रिंकिंग वाटर। उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर या साफ पीने की पानी की व्यवस्था भी नहीं होती है। तो समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट है आपका जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी प्रिवेल्स विद इन अ फैमिली इन रिगार्ड्स टू पार्टिसिपेशन ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। आपने देखा होगा मोस्टली जो जेंडर इनइक्वालिटी के कारण भी फैमिली के लोगों को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है और ना ही उनको एजुकेशन और डिसीजन मेकिंग की फैसिलिटी मिल पाती है। हमारे देश में तो बहुत ही ज्यादा है कि जेंडर इनइक्वालिटी पाई जाती है। ठीक है, परिवारों में, बहुत से परिवारों में जेंडर इनइक्वालिटी पाई जाती है, जिसके कारण वो एम्प्लॉयमेंट में बढ़ चढ़कर भाग नहीं ले सकते, शिक्षा में भाग नहीं ले सकते और ना ही कोई अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाउ टू आइडेंटिफाई पुअर पीपल इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो बच्चों सिंपल सी बात है, रूरल और अर्बन एरिया में कैसे पहचानेंगे गरीब लोगों को। यहाँ पे दे रखा है मैंने, नेचर ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एंड रूरल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे रूरल एरिया का दे रखा है मैंने, मेनली लैंडलेस, एग्रीकल्चर लेबर एंड कल्टिवेटर विद द स्मॉल लैंड होल्डिंग, लिविंग कंडीशन इन वर्स्ट, दे डू नॉट हैव प्रॉपर ड्वेलिंग प्लेस, नॉट इवन 2 मील्स अ डे, मेनी ऑफ देम। तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत से एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो हमारे देश में बहुत सारी लैंडलेस लेबर है जो दूसरों के खेतों में काम करके अपना खर्चा चलाती है। समझ में आया बात। दूसरी बात यहाँ पर है, जो उनकी लिविंग कंडीशन जो होती है, उनका जीवन स्तर जो होता है बहुत ही बुरा होता है। ठीक है, ना ही उनके पास रहने के लिए कोई प्रॉपर स्थान होता है और बल्कि खाने के लिए भी उन्हें 2 टाइम के खाने के लिए भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समझ में आया बच्चों। तो ये है रूरल के ग्रामीण क्षेत्रों के पुअर पीपल। नाउ हम बात करते हैं अपर अर्बन पुअर, यानी कि शहरी क्षेत्रों में गरीब लोग कौन होते हैं। रूरल पुअर हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल एरिया इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल वर्कर एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज कॉबलर एंड वेंडर्स। लिविंग कंडीशन ऑफ अर्बन पुअर इज बेटर देन रूरल पुअर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे साफ साफ पता लगेगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसी लेबर या ऐसे वर्कर्स जो अपने काम के लिए, काम की तलाश में या छोटे छोटे काम करने वाले जिनको काम गांव में नहीं मिल पाता, वो कहाँ जाते हैं, शहरों में माइग्रेट होते हैं। जैसे कि कोबलर यानी कि मोची हो गया, वेंडर्स हो गए, छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए। ठीक है, तो ऐसे लोगों को किसके अंतर्गत रखा गया है, पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत रखा जाता है ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, जो छोटे छोटे कामों को करते हैं। लिविंग कंडीशन जो होती है हमारे जो शहर के जो गरीब होते हैं, उनकी लिविंग कंडीशन, जीवन स्तर जो होता है ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों से अच्छा होता है। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन किसे कहते हैं और पॉवर्टी लाइन के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं कि पॉवर्टी लाइन निर्धारित कैसे करी जाती है। ठीक है, पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू दैट लाइन विच एक्सप्रेसेस पर कैपिटा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर दैट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड बाय अ पीपल टू सेटिस्फाई देयर मिनिमम नीड्स। इंसान की डेली की जो मिनिमम नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए जो इंसान महीने में पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर करता है उसको बोला गया है पॉवर्टी लाइन। समझ में आया। यानी कि एक इंसान की जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा करने के लिए जो एक व्यक्ति अपने पर कैपिटा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर को खर्च करता है, यानी कि जो अपने इनकम में से खर्चा करता है, मंथली जो खर्चा करता है, उसे बोला जाता है पॉवर्टी लाइन। एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन किस तरीके से करते हैं, एज पर द तेंदुलकर कमीशन, as per the Tendulkar committee, poverty line is estimated in monthly basis of 816 in rural area and rupees 1000 in urban area. People who are not able to earn even such amount in month are considered below poverty line. According to the survey, approx 22% population in India is below poverty line. Calorie based estimation for rural area intake calorie was estimated 2400 calorie and urban it is
2100 कैलोरी। तो बच्चा यहाँ पर मैंने साफ बताया कि पॉवर्टी का निर्धारण कैसे करते हैं। दो तरीके थे, एक था हमारा मिनिमम कैलोरी कंजप्शन क्राइटेरिया और दूसरा था पर कैपिटा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर। तो पर कैपिटा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर जो बोला गया है, यदि कोई व्यक्ति तेंदुलकर कमेटी के अनुसार, यहाँ पे बोला गया है तेंदुलकर कमेटी के अनुसार पॉवर्टी लाइन का निर्धारण करा जाता है, वो इस प्रकार से करा जाता है, यदि कोई व्यक्ति अपने खर्चे के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए कमाता है, ठीक है, यानी कि अपने ऊपर 816 रुपए प्रति व्यक्ति कमाता है, तो ऐसा व्यक्ति किस चीज में रखा गया है, गरीबी रेखा के नीचे रखा गया। अगर वो 816 रुपए नहीं कमाएगा तो वो गरीबी रेखा के नीचे है ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में 1000 से अगर वो कम कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आ जाता है शहरी क्षेत्रों में, ठीक है बच्चों। पीपल हु आर नॉट एबल टू इवन, जो लोग इस अमाउंट को नहीं कमा पाते वो बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों। क्राइटेरिया है जो पर कैपिटा इनकम का, पर कैपिटा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर का, वो है 816 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 1000 रुपए अर्बन क्षेत्रों यानी कि शहरी क्षेत्रों के लिए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार एक सर्वे के दौरान यह पता लगता है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, जो भारत की पॉपुलेशन है, उसमें 22% लोग यानी कि 22% जनसंख्या की कौन है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। इसी प्रकार से कैलोरी बेस्ड क्राइटेरिया भी रखा गया है पॉवर्टी लाइन को निर्धारित करने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने बताया अभी कितनी, 2400 कैलोरी प्रतिदिन पर व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति ले पा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर वो नहीं ले पा रहा है, अगर कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी नहीं ले पा रहा है प्रतिदिन की, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है ग्रामीण क्षेत्रों में। और ठीक उसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति 2100 कैलोरी नहीं ले पा रहा है प्रतिदिन, कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन आता है यानी कि गरीबी रेखा के नीचे आता है। समझ में आ गया बच्चों। ये थे हमारी एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। प्रेजेंटली एज पर तेंदुलकर कमेटी, तो तेंदुलकर कमेटी जैसे मैंने बताया अभी, तो जो अभी काम कर रहा है हमारा पॉवर्टी लाइन, वो किस पे काम कर रहा है, तेंदुलकर कमेटी पे काम कर रहा है। और तेंदुलकर कमेटी जो मेनली काम करती है वो पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर पे काम करती है, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया उनका रखा गया है, कौन सा क्राइटेरिया है वो, कैलोरी कंजप्शन क्राइटेरिया, ठीक है। अप्रोचेस आर एज फेलोज, तो जो थ्री अप्रोचेस ऑफ द गवर्नमेंट टू कॉम्बैट पॉवर्टी, तेंदुलकर कमेटी के अंतर्गत 3 अप्रोचेस को गवर्नमेंट सरकार ने गरीबी को हटाने के लिए या गरीबी को मिटाने के लिए रखा। 3 अप्रोचेस कौन कौन से थे, वो निम्न प्रकार हैं। एनहांसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, यानी कि पॉवर्टी गरीबी हटाओ प्रोग्राम के लिए, गरीबी हटाने के लिए छोटे छोटे एलिवेशन प्रोग्राम चलाने, ठीक है। फुलफिलिंग मिनिमम नीड्स ऑफ पुअर, गरीबों की मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम आवश्यकता है उनको पूरा करा जाए, ठीक है। तो ये तेंदुलकर कमेटी के 3 अप्रोचेस थे, ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉवर्टी, तो बच्चों टाइप्स ऑफ पॉवर्टी तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट थे, लेकिन उसी के साथ साथ 3 तरीके की और पॉवर्टी पाई जाती है। कैटेगराइजिंग पॉवर्टी जो हमने 3 प्रकारों में बांटी है, क्रोनिक, ट्रांजिएंट एंड नॉन पुअर। तो 3 तरीके की पॉवर्टी पाई जाती है। तो पहली पॉवर्टी कौन सी है, पीपल हु आर ऑलवेज रिमेन पुअर एज और आर यूजुअली पुअर बट समटाइम हैव अ लिटिल मोर मनी आर ग्रुप टुगेदर। जो लोग ऐसे गरीब लोग जो जिनको खाना नहीं मिलता, वो हमेशा ही जो हमेशा ही गरीब रहते हैं, या जिन्हें खाना मिलता है लेकिन बहुत लिमिटेड समय के लिए, या जो पैसे कमाते हैं कुछ लिमिटेड समय के लिए, उनको क्रोनिक पुअर में रखा गया है। समझ में आया बच्चों। 3 कैटेगरी है, क्रोनिक पुअर, ट्रांजिट पुअर और नॉन पुअर। तो क्रोनिक पुअर का मतलब है जो लगातार ही क्या है, गरीबी है, जो हमेशा ही गरीब हैं, जिनके पास हमेशा पैसा नहीं होता या फिर हमेशा वो गरीब ही रहते हैं, ठीक है। या अगर उनके पास पैसा होता है तो बहुत लिमिटेड समय के लिए होता है और फिर उसके बाद उनके पास वो पैसा नहीं होता, ठीक है। फिर आता है सेकंड कैटेगरी, ट्रांजिट पुअर। ट्रांजिट पुअर को हम कर्निंग पुअर, अकेजनली पुअर, 2 कैटेगरी में बांटेंगे। ट्रांजिएंट पुअर में क्या होता है, कर्निंग पुअर क्या है, पीपल who regularly moves
इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी सच एज ए स्मॉल वर्कर एंड सीजनल वर्कर। इसमें स्मॉल वर्कर और सीजनल वर्कर को रखा गया है, ऐसे जो रेगुलरली पॉवर्टी में आते भी हैं और पॉवर्टी से बाहर भी चले जाते हैं, यानी कि उनके पास एम्प्लॉयमेंट बहुत सीजनल होता है। तो ऐसे लोगों को ट्रांजिएंट पुअर में रखा गया, पुअर कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट है आपका अकेजनली पुअर, पीपल हु आर रिच मोस्ट ऑफ टाइम बट मेनी समटाइम्स हैव अ पैच ऑफ बैड लक सच एज अ पीपल हु गैम्बल। ऐसे लोग जिनके साथ कुछ गेम खेला जाए या फिर उनके साथ कोई बैड लक हो या उनके साथ कोई ऐसी कंडीशन हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, जिस कारण वो गरीब बन जाएं, उनके पास पैसे ना हो, तो ऐसे लोगों को भी ट्रांजिएंट पुअर में रखा जाता है। क्यूरिंग एंड अकेजनली पुअर ग्रुप टुगेदर नोन एज ट्रांजिट पुअर। जो क्रनिंग और अकेजनली पुअर है उनको एक साथ रखा गया एक ग्रुप में, उसको बोला गया ट्रांजिट पुअर। ठीक है, लास्ट है आपका नॉन पुअर, पीपल हु आर नेवर पुअर एंड कैन बी कैटेगराइज एज नॉट सो पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, वेरी रिच, मिलीनियर्स एंड बिलियनियर्स। जो लोग कभी भी गरीब नहीं आते और कैटेगरी में नहीं आते, जैसे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, वेरी रिच, जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को यहाँ पर नॉन पुअर, जो कभी भी गरीब नहीं होते, उनको नॉन पुअर कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया पॉवर्टी का मतलब। यहाँ पे तीन कैटेगरी है, क्रोनिक कैटेगरी, क्रोनिक पुअर, सेकंड कैटेगरी है ट्रांजिट पुअर और थर्ड कैटेगरी है नॉन पुअर। ट्रांजिट कैटेगरी दो प्रकार से बांटी गई है, क्यूरिंग पुअर, कर्निंग पुअर, सॉरी कर्निंग पुअर और अकेजनली पुअर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पॉवर्टी लाइन इन प्री इंडिपेंडेंस। तो बच्चों यहाँ पे बोला गया है पॉवर्टी लाइन प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे कैसी थी। ठीक है, तो इन द प्री इंडिपेंडेंस इंडिया दादा भाई नेरोजी वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, दादा भाई नेरोजी ने सबसे पहला योगदान दिया था इकोनॉमिक क्षेत्र में। ठीक है, तो उन्होंने, वही एक व्यक्ति थे जिन्होंने, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पॉवर्टी लाइन को डिस्कस करा था या पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा था। ही यूज द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग टू कैलकुलेट द पॉवर्टी लाइन। तो उन्होंने क्या करा, जेल के कॉस्ट ऑफ लिविंग को कैलकुलेट करके पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करा। ही यूज द मेन्यू फॉर द प्रिजनर्स एंड यूज अप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइस टू अराइव एट द कॉस्ट ऑफ कंजप्शन ऑफ एन अडल्ट प्रिजनर। तो यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पर एक उन्होंने क्या करा, एक मेन्यू सेट करा गया जो कैदियों के लिए रखा था उन्होंने, बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस पे, यानी कि बहुत सही प्राइस पे प्रिजनर्स के लिए एक मेन्यू तैयार किया गया टू अराइव एट द कॉस्ट ऑफ कंजप्शन ऑफ एन अडल्ट प्रिजनर, और जो कि जिससे कि हर इंसान तक, हर एक गरीब या एडल्ट कैदी जो था उस तक वो सामान कंजप्शन के लिए पहुंच सके। ठीक है, उन्होंने खाने के लिए जो उनकी कैंटीन थी, उन्होंने क्या करा, एक मेन्यू तैयार करा और उसके आधार पे उनसे प्राइस सेट करे गए। ठीक है, फिर उस कैदियों के लिए उनकी कंजप्शन के आधार पे उनकी कॉस्ट रखी गई ताकि एक अडल्ट प्रिजनर भी उसको खरीद सके। ही टर्म्ड दिस कंजप्शन कॉस्ट एज जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। उन्होंने इस कंजप्शन को, यानी कि इस अवधारणा को एक नाम दिया जिसका नाम बोला गया जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इसलिए बोला गया क्योंकि जेल में रहने के लिए क्या लागत लगी। ठीक है, तो उन्होंने इस कंजप्शन को एक नाम दिया जिसका नाम था जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। समझ में आया बच्चों? किसने? दादा भाई नेरोजी ने। एज ओनली एडल्ट स्टे इन द जेल, जैसे कि एडल्ट, ठीक है, एज ओनली एडल्ट स्टेज इन द जेल, ही डिवाइडेड द पॉपुलेशन इनटू टू पार्ट्स। ही assumed that one third of total population consists of children and one half of them consumed very little, while the other half consumed half of other of the adult diet and consumed full diet। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया, देखो कॉस्ट ऑफ जेल कॉन्सेप्ट को उन्होंने जब रखा तो उन्होंने जो एडल्ट्स हमारे किस में रखे रह रहे थे, जेल में रह रहे थे, ठीक है, ये उन्हीं पे अप्लाई होता था। उन्होंने जो टोटल पॉपुलेशन थी जेल के कैदियों की, उन्हें दो भागों में विभाजित करा।
उन्होंने ये माना जो टोटल कैदी की संख्या है उसको 1/3 क्या कर दिया, 1/3 पार्ट को चिल्ड्रन में डिवाइड कर दिया, उसके 1/3 पार्ट को चिल्ड्रन में डिवाइड कर दिया और बाकी, ठीक है, अब 1/3 पार्ट को चिल्ड्रन में डिवाइड तो कर दिया उन्होंने, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का 1/3 पार्ट क्या है, चिल्ड्रन है, ठीक है, एंड और उन्होंने क्या बोला, 1/3 पार्ट को उन्होंने क्या करा, चिल्ड्रन में डिवाइड करा टोटल पॉपुलेशन का, और जो आधे उन्होंने बोला कि इसमें से आधे जो थे बहुत कम खाने वाले थे और आधे ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ज्यादा खाने वाले थे, ठीक है, या तो वो पूरा खाते थे या फिर आधा ही खा पाते थे, ठीक है। एक कैटेगरी वो थी जो बिल्कुल नहीं, बहुत कम खाते थे, और आधी कैटेगरी उन्होंने वो बनाई जो पूरा खाते थे या फिर आधा खाते थे। समझ में आया बच्चों? तो दो कैटेगरी उन्होंने रखी, ठीक है, समझ में आया? तो ये थी प्री इंडिपेंडेंस। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पॉवर्टी लाइन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तो बच्चों पॉवर्टी लाइन जो अभी तक हमने पढ़ी थी, प्री इंडिपेंडेंस पढ़ी थी, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने क्या करा था, एक जेल के ऊपर क्या बनाया था, एक कॉन्सेप्ट बनाया था, जेल कंजप्शन कॉन्सेप्ट बनाया था, और उसके आधार पर उन्होंने एक लोगों को क्या था, कैदियों को दो कैटेगरी में बांट दिया था। आधे टोटल पॉपुलेशन जो जेल की थी उसकी 1/3 पॉपुलेशन उन्होंने ये मान ली कि वो बच्चे हैं जो कि आधा कंज्यूम, बाकियों को उन्होंने क्या करा, दो कैटेगरी में बांटा। बाकियों को जो दो कैटेगरी में बांटा, उन्होंने ये सोचा कि आधे लोग तो इसमें प्रॉपरली डाइट ले रहे हैं और आधे बच्चे बिल्कुल डाइट नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, तो दो कैटेगरी में बांटा उन्होंने। अब बात आती है पॉवर्टी लाइन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि आजादी के बाद भारत की पॉवर्टी लाइन कैसे निर्धारित की गई। देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री। इन 1962 द प्लानिंग कमीशन फॉर्म अ स्टडी ग्रुप। तो देखो क्या हुआ कि इस संबंध में सरकार ने स्वतंत्रता के बाद भी बहुत से प्रयास करे देश में गरीबों को ढूंढने के लिए, और टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशंस में से कितने लोग गरीब थे उन लोगों को पहचानने के लिए बहुत से प्रयास करे। 1962 में प्लानिंग कमीशन को स्थापित करा गया ताकि वह गरीबों के एक आंकड़ों को एकत्र कर सकें, ठीक है। इन 1979 टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड एंड इफेक्टिव कंजक्शन डिमांड वाज फॉर्म्ड। 1969 में एक टास्क प्रोजेक्शन फॉर्म करी गई जिनका मेन मकसद था कि लोगों की मिनिमम नीड्स और उनके कंजप्शन डिमांड को, इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड को फाइंड आउट करें, ठीक है। उनका मेन मोटो यही था कि एक टास्क फोर्स का मेन मोटो था कि वो एक आंकड़े एकत्र करें कि लोगों को कितना मिनिमम नीड चाहिए और कितनी उनको कंजप्शन हो पा रही है, ठीक है। In 1989 an expert group was constituted for the same purpose। 1989 में भी एक एक्सपर्ट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करा गया, यानी कि स्थापित करा गया सेम पर्पस के लिए कि लोगों की डिमांड और उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के उनके आंकड़ों को एकत्रित किया जाए, ठीक है। Beside these bodies, many individual economists have also attempted to develop such as a mechanism। और इसके अलावा इन तीन फोर्सेस के अलावा भी कई इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने इस प्रयास में लोगों को पहचानने के लिए, गरीब लोगों को पहचानने के लिए क्या करा, अपना मैकेनिज्म डेवलप करने का, विकास करने की कोशिश करी, ठीक है। समझ में आया? बहुत से इंडिविजुअल अर्थशास्त्री थे जिन्होंने गरीबों को ढूंढने के लिए कोई इकोनॉमिक्स, कोई मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नंबर एंड प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बच्चों हमारे देश में नंबर ऑफ पुअर्स कितने हैं और नंबर ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पीपल क्या है पॉवर्टी लाइन का, ठीक है, उनका रेशियो क्या है, उसके बारे में हम यहाँ जान लेते हैं। द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया कितने हैं? व्हेन द नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड एज द पोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज नोन एज हेड काउंट रेशियो। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जब हम बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों का रेशियो को निर्धारित करते हैं
जब टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशंस में से उनका प्रपोर्शन निकाला जाता है पॉवर्टी लाइन पे, तो उसे बोला जाता है हेड काउंट रेशियो। समझ में आया? यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑफ पुअर पीपल proportionate in total population is known as poverty line। ठीक है, पॉवर्टी लाइन के नीचे जो प्रपोर्शन बनाया गया है लोगों के हिसाब से, उसे बोला जाएगा हेड काउंट रेशियो। समझ में आया? फिर से देख लो, व्हेन द नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड, जब गरीबों की संख्या का निर्धारण किया जाता है, एज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल, किसमें? लोगों के प्रपोर्शन में, लोगों के अनुपात में, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे लोगों के अनुपात में, लोगों को, गरीब लोगों की संख्या को जानने के लिए जब निर्धारित किया जाता है, तो ऐसे रेशियो को बोला जाता है हेड काउंट रेशियो। द ऑफिशियल डाटा ऑफ पॉवर्टी इज मेड अवेलेबल इन टू द पब्लिक बाय द प्लानिंग कमीशन। जो भी गरीबों से रिलेटेड डाटा डेवलप करा जाता है, लोगों में दिया जाता है, या ऑफिशियल डाटा मेड करा जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? प्लानिंग कमीशन द्वारा। It is estimated on the basis of consumption expenditure data collected by the National Survey Sample Survey Organization। और ये सारे डाटा जो भी होते हैं, जो गरीब लोगों से निर्धारित करी जाती है या गरीबी लाइन निर्धारित करी जाती है, वो नेसो के द्वारा कलेक्ट किए गए आंकड़ों पर की जाती है। और नेसो किस बेस पे करता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर डाटा पे, यानी कि उपभोग व्यय डाटा पर। जो वो अपने आंकड़े कलेक्ट करता है वो उपभोग व्यय डाटा पे करता है, और देन उसके बाद वो नेसो यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? उस आंकड़ों को पब्लिश करता है प्लानिंग कमीशन को, और पब्लिक कमीशन उसे लोगों में ऑफिशियली पब्लिश कर देती है। समझ में आया बच्चों? नंबर एंड प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। अब यहाँ पे बात आती है नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन कितने थे। इन 1973-74 320 मिलियन वर बिलो पॉवर्टी लाइन। 1973-74 में 320 मिलियन लोग भारत की पॉपुलेशन के गरीबी रेखा के नीचे थे। इन 2011 एंड 12 दिस नंबर केम डाउन टू 270 मिलियंस, और धीरे धीरे ये संख्या घटती हुई 2011-12 में जो संख्या थी हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की, वो थी 270 मिलियंस। यानी कि भारत में 2011-12 के अनुसार जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग थे वो 270 मिलियन लोग थे। ठीक है। प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, प्रपोर्शन ऑफ पीपल यानी कि लोगों का क्या प्रपोर्शन था जो बिलो पॉवर्टी लाइन था। इन टर्म ऑफ प्रपोर्शन in 1973 and 74 55% of the total population was below poverty line. More than 80% poor lived in village. In 2011-12 it was fallen to 22%. Still 75% poor lives in villages। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है 1973-74 में हमारी जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका 55% लोग ही बिलो पॉवर्टी लाइन थे। ठीक है, यानी कि 1973 और 74 में 1973-74 में 55% लोग क्या थे? टोटल पॉपुलेशंस के क्या थे? बिलो पॉवर्टी लाइन थे, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे थे। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार वो जो 55% जो गरीब थे, वो उनमें से 80%, उन 55% में से 80% लोग कहाँ, गरीब लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। वो गरीब लोग 80% लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। In 2011 and 12 it has fallen to 22%। अब जो संख्या 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार आई, टोटल पॉपुलेशन के 22% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे रह गए थे। टोटल पॉपुलेशन से 22% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे थे, और जिसमें से 80 की जगह अब कितने हो गए? 75% लोग अभी भी गांव में रह रहे थे, गरीब लोग गांव में रह रहे थे। समझ में आया बच्चों? यानी कि 75% गरीब लोग अभी भी गांव में रह रहे हैं 2011-12 के आंकड़े के अनुसार। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे वीडियो का पहला पार्ट समाप्त हो गया है। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। यदि आपको कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में, यू कैन आस्क फ्रॉम द कमेंट बॉक्स, यू कैन व्हाट्सएप मी, you can ask anywhere. Okay, thank you.